नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। खबरदार की लेंस से सबसे पहले हम खबरों को जरा देख लें, परख लें और आपको बताएं कि अच्छी खबरें कौन सी हैं इसमें आपके लिए, किसको लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता है। वैसे लॉकडाउन 4.0 होगा ये तो सबको अब तक मालूम है, लेकिन उसमें क्या क्या होने वाला है, उसका स्वरूप कैसा होने वाला है, कैसी सहूलियतें आपको मिल सकती हैं, ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने वाली है, कहां कितनी रियायतें मिलेंगी लॉकडाउन में ढील के लिए, राज्यों का प्लान क्या है, लॉकडाउन 4 का नया रंग रूप क्या होगा, लॉकडाउन 4 के लिए फिक्की का फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छी खबर यह भी कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरी डोज। आज का फोकस कृषि पर था, खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, फूड प्रोसेसिंग हर्बल खेती के लिए 14,000 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन के लिए 53,000 करोड़ का रुपए का पैकेज। विस्तार से इसे भी हम आपको समझाएंगे। और कोरोना जो युद्ध है उसमें अमेरिका चीन की जुबानी जंग चल रही है लगातार। चीन के सारे संबंध तोड़ देंगे उसके साथ, ट्रंप कह रहे हैं। चीन कह रहा है कि हम कोरोना से लड़ाई में अमेरिका का साथ देंगे। ये दुनिया पर बड़ा असर डालने वाली खबर है। अच्छी खबर एक और कि कोरोना के वैक्सीन को शुरुआती सफलता मिली है। ऑक्सफोर्ड के सुपर वैक्सीन का ट्रायल आगे बढ़ा है। बंदरों पर सफल हुआ है कोरोना का टीका। 1,000 इंसानों पर अब ट्रायल चल रहा है। अगले 1 महीने में स्थिति साफ हो सकती है। अच्छी खबर एक और कि भारत को जुलाई में मिल जाएंगे 4 राफेल लड़ाकू विमान। अंबाला एयरबेस पर ये तैनात होंगे। और एक वीडियो है बड़ा दिलचस्प सा, जहां पर सिंगापुर में रोबोट की तैनाती हुई है। रोबोट सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी कर रहा है। पहले लॉकडाउन की जब घोषणा हुई लगा कि कैसे पार पाएंगे, लेकिन देखिए बीतते बीतते चौथे लॉकडाउन की दहलीज पर हम सब खड़े हैं। चौथा लॉकडाउन कैसा होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्यों से उन्होंने कहा है कि आप अपना पूरा खाका तैयार कीजिए, लाकर हमें दीजिए, उसके बाद केंद्र सरकार बताएगी कि चौथे लॉकडाउन में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यह चीज सौंपी जा चुकी है केंद्र सरकार को। हम उम्मीद करते हैं कि कल तक ये पूरी तरीके से बता दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें कि राज्य, अलग अलग राज्य किस तरह के कदम उठा चुके हैं, क्या कह रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, किन सहूलियतों की बात कर चुके हैं, उसमें बहुत संकेत मिल जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का चांदनी चौक है। अपनी गलियों में दुनिया जहान के कारोबार समेटे हुए रहता है। यूं तो सुकून की बात यह है कि चांदनी चौक कोरोना के कंटेनमेंट जोन में नहीं है, लेकिन क्या चांदनी चौक दोबारा खुलने के लिए तैयार है? सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के संकट काल में बचाव की पहली शर्त है, लेकिन तंग गलियों वाले चांदनी चौक में 2 गज की दूरी रखकर दुकानदारी कैसे चलेगी, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है। पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक बाजार जो कभी भी किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ की पहचान यहाँ पर आने वाले लोगों से है, जो हर वक्त यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये बाजार भी काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ है। सरकार के पास सुझाव है कि इन बाजारों को खोला जाए, और ऐसे में क्या ये बाजार, यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी तैयार हैं? देखिए, सुझाव तो आए हैं, लेकिन जितने सुझाव आए हैं उसमें होलसेल बाजार नहीं खुल सकते, क्योंकि प्रशासन पे भी तैयारी नहीं है। मजदूर जितना तबका था हमारे यहाँ मार्केट में काम करने वाला, वो ही नहीं है, तो व्यापारी आके अकेला करेगा क्या? दूसरी बात, व्यापारी, आपने कहा ऑड इवन में अगर हम उदाहरण दें, एक बिल्डिंग है 1532 नंबर, उसमें 60 से 70 से ज्यादा दुकानें हैं, तो और वो अगर ऑड वाले दिन या इवन वाले दिन खुल जाएंगी तो कैसे मेंटेन होगा सोशल डिस्टेंस, अगर 70 दुकानें एक ही बिल्डिंग में ओपन हो जाएंगी? प्रशासन की क्या तैयारी है? गेट पे सैनिटाइजेशन सिस्टम, अभी तक हमारे यहाँ ना विधायक ना पार्षद, इन लोगों की तरफ से सैनिटाइजेशन ही नहीं है मेन रोड पे। तो सारी समस्या, अभी मुझे लगता नहीं है कि इसको बल्कि एक्सटेंड करना चाहिए। दिल्ली के सदर बाजार में भी चुनौती यही है कि बाजार खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार के अंदर, जो कि दिल्ली का इस वक्त कहा जाए तो कंटेनमेंट जोन है। यहाँ पर रोजाना
लाखों लोग कारोबार करने के लिए आते हैं। सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग राज्यों से भी, देश के अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग जो है वो कारोबार करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या इन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? क्या यहाँ पर सैनिटेशन ड्राइव जो है वो सही तरीके से हो पाएगी? क्या आपका बाजार, क्या आप लोग तैयार हैं? सर, हमारे सदर बाजार के हालात ऐसे हैं कि इधर कुआं इधर खाई। बाजार हम खोलते हैं तो मरे, ना खोलते हैं तो वैसे मरे। उसकी वजह ये है कि हमारा जो बाजार सदर बाजार तेलीवाड़ा है, यहाँ पर तकरीबन 40,000 से ऊपर दुकानें हैं और बड़ी कंजेस्टेड हैं। और जैसे ही खुलेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो सोशल डिस्टेंस की आएगी। दिल्ली के बाजारों की दुविधा के बीच दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कारोबार शुरू करने की छूट देने की वकालत करने लगी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक लोगों ने मेट्रो ट्रेनों और बसों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ चलाने का सुझाव दिया है, तो दिल्ली के लोग पाबंदियों के साथ शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने के पक्षधर। दिल्ली सरकार ऑड इवन नियम के साथ दुकानों को खोलने की बात लोगों के हवाले से कर रही है। लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए। कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन आउट कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन आउट खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन। दिल्ली सरकार के सारे जिले रेड जोन में हैं, फिर भी वहां काम शुरू करने की छटपटाहट है। तो देश के दूसरे हिस्से भी अब कामकाज को हरी झंडी देने की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान का झालावाड़ है, जहां शुक्रवार को पत्थरों की कटाई का काम शुरू हो गया है। ये जगह पिछले 50 दिनों से लॉकडाउन के कारण सूनी पड़ी थी, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से मिली छूट के बाद वहां काम दोबारा शुरू हो गया है। आज से काम स्टार्ट हो गया। कितनी परेशानी थी पहले? बहुत परेशानी थी सर। गाँव में बैठे रहते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी, इसीलिए अगर न खाने पीने का कुछ समस्या थी। आज से काम न शुरू हुआ तो आज काम का चालू शुरू हो गया। रोजगार में 400-500 रुपये आते हैं हमारे, मजदूरी करते सर। हालांकि बाजारों को खोलने की छूट का कैसा बेजा इस्तेमाल हो सकता है, इसकी बानगी राजस्थान के ही भरतपुर में मिल गई। वहां बीच बाजार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दुकानें खुली देखी गईं। जो भी मास्क पहन के नहीं चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जो दुकानदार मास्क पहन के नहीं बैठते हैं दुकान पे, सामान विक्री करें, उनके खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना। सार्वजनिक स्थान पर जो नहीं पहने 200 रुपये का जुर्माना। अभी कल इसी प्रकार के 14 चालान किए थे। जनता को समझा रहे हैं चालान कर करके कि मास्क पहनना शुरू करें। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है। 18 मई से नए रंग ढंग वाले लॉकडाउन का फैसला हो चुका है, इसीलिए पहले से अधिक राहत मिलेगी ये तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कोरोना महामारी के संकट में लोगों की जान भी बचाना जरूरी है, और जान भी। इसलिए 17 मई के बाद जो लॉकडाउन होगा उसमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बाजारों के खुलने में कुछ रियायतें मिल सकती हैं। इस बीच शुक्रवार से हरियाणा के रोहतक में बसें चलने लगी हैं। पंजाब के अमृतसर में दुकानें खोलने की छूट दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में शराब की दुकानें खोली गई हैं, तो अहमदाबाद में एक हफ्ते बाद किराना और सब्जी की दुकानें खोल दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पिछले 10 दिन से अहमदाबाद नगर निगम के जरिए जो सब्जी और किराना की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, वो आज शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से ही जो सब्जी विक्रेता है वो उनको एक हेल्थ कार्ड इश्यू किया गया है, और उसी हेल्थ कार्ड के जरिए ये जो हेल्थ कार्ड है इसे हर 7 दिन पर रिन्यू करना रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो सब्जी लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लग चुकी है, क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार जो है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सब्जी और खास करके किराना की दुकान, जिसे सुपर स्प्रेडर माना जाता है, उनको बंद कर दिया था। लॉकडाउन पर राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर फैसला होना है। अधिकतर राज्य सावधानी से गतिविधियों को शुरू करने के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि तेलंगाना के बाद असम भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। असम ने केंद्र से 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ सुशांत मेहरा, आज तक। लेकिन इसके बीच कोरोना का जो अर्थव्यवस्था को वैक्सीन दिए जाने का उसका तीसरा डोज आज निर्मला सीतारमण देने के लिए सामने आई। यानी 20 लाख करोड़ के जिस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसे विस्तार से बताने का पहला दिन बीता, जहां पर एमएसएमई की बात हुई थी।
दूसरे दिन से तीसरे दिन आते आते हमने देखा है कि किसानों की भी बात हुई। विस्तार से आपको इस पैकेज के बारे में भी हम बताते हैं कि वित्त मंत्रालय की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही गई थी। आज के ऐलान में कृषि क्षेत्र में बड़ी संभावना दिखाने वाली घोषणाएं की गई। कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी का रोड मैप रखा गया। सरकार ने जो योजनाएं सामने रखी हैं उसमें खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन को लेकर भी जोर दिया गया है। आज की जो सबसे बड़ी घोषणा है उसके अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। यानी कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार जोर लगाने जा रही है। इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपए लघु खाद्य इकाइयों के लिए दिए गए हैं। आज की घोषणाओं के अनुसार 20,000 करोड़ मछली पालकों के लिए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह फंड दिया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड बनाया जा रहा है। पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग की रोकथाम के लिए 13,343 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने जो ऑप्शंस ग्रीन्स लॉन्च किया था, इसके तहत अब सभी फलों और सब्जियों को लाने का फैसला हुआ है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने का फैसला भी किया है ताकि किसानों को बेहतर कीमत मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कृषि मार्केटिंग रिफॉर्म करने की बात भी की है ताकि किसानों के पास अपने उत्पादों की मार्केटिंग के ज्यादा विकल्प मौजूद हो सके। किसान अपने फसल की कीमत तय करें, इसके लिए कानूनी आधार बनाने की बात भी की गई है। We provide 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which are mentioned FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. Here private entrepreneurs, agricultural entrepreneurs, startups, all of whom are now looking at facilitating by procuring from the farmers and reaching out with value addition to the global markets, don't have the infrastructure. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue and that fund will be created at the earliest. तो निर्मला सीतारमण ने आज जो घोषणाएं की हैं उसके बारे में वो बता रही हैं। बहरहाल जो आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी या लोकल को ग्लोबल ले जाने की बात उन्होंने की थी, स्वदेशी को सोच को आगे बढ़ाने की बात की थी, इन सारी चीजों पर मैंने आज बातचीत की धर्मेंद्र प्रधान से। उसका एक हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक ई एजेंडा का एक और संस्करण है और अब हम बात करने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। दरअसल जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का तेल खत्म हो गया और अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रोज रोज घोषणाएं की जा रही हैं कि किसके ऑयल टैंक में कितना कितना पेट्रोल भरा जाएगा। तो ये जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के उस आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र की ओर कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान कोरोना के इस काल से निकलते हुए? देखिए, हम लोग पूरा आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ना कि इस कंटेम्पररी क्राइसिस से उभरना, उससे अलावा लंबे समय तक भारत को वैश्विक स्थिति में, ग्लोबल सिचुएशन में एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान उन्होंने शुरू किया है। उसके लिए पूरा स्पष्टता है, उसकी पूरा डिटेलिंग है, उसकी पूरा रणनीति बनी है। चरणबद्ध तरीके से उसकी क्रियान्वयन भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। एक लोगों को बहुत लगा कि अगर कोरोना के समय में लोगों के पास वो एलपीजी कनेक्शन नहीं होता जो आपकी उज्ज्वला स्कीम से आया, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती उन घरों में। आपके कई जो गैस डिलीवरी वाले एजेंट्स रहे, जो लड़के रहे, वो भी एक तरह से कर्मवीर के तौर पर ही इसमें नजर आए। तो
उज्ज्वला की एक तरफ वो चीजें हम देखते हैं, दूसरी तरफ इस दौरान कई और भी ऐसे लोग जिनके यहां नहीं पहुंचा होगा। आपको लग रहा है कि उस गैप को भी खत्म करने के लिए अब सरकार आगे बढ़ेगी उसकी उपयोगिता को देखते हुए? देखिए, मैं आपका आभारी हूं, आपने इस क्राइसिस में, इस संकट की घड़ी में उज्ज्वला की महत्व को प्रधानमंत्री जी ने एक कमर्शियल कमोडिटी को एक वेलफेयर स्ट्रैटेजी में परिवर्तित किया जब उज्ज्वला शुरू हुई थी। और न केवल उज्ज्वला, देश में जब प्रधानमंत्री जी 14 में जिम्मेवारी लिए, उस समय में 14 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर थे। लगभग हाउस होल्ड की 55% लोग उज्ज्वला कंज्यूमर थे, एलपीजी कंज्यूमर थे, जो आज बढ़ के उज्ज्वला के साथ साथ एलपीजी कंज्यूमर संख्या 95% हो चुका है। आपने सही फरमाया, रोज 55 से 60 लाख डोर डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की किया जाता है। उसमें से 8 करोड़ उज्ज्वला हिताधिकारियों को 3 महीने में जितने भी उनकी कंजम्पशन होगी फ्री गैस दिया जाएगा। उस काम पे भी तेजी से काम किया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि आबादी की कोई हिस्सा इस स्कीम से छूटा हुआ है। जो थोड़ा किंचित नंबर छूटा हुआ है, उनको भी धीरे धीरे जिस प्रकार के उज्ज्वला ने और एलपीजी ने एक विश्वसनीयता पैदा किया है, एक सामाजिक अर्थनैतिक कैटलिस्ट बन गया है, निश्चित रूप में बाकी हिस्सा भी धीरे धीरे एलपीजी नेटवर्क में जुड़ जाएगी। धर्मेंद्र जी, एक और चीज को लेकर थोड़ा सा असमंजस रहता है, वो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एलपीजी जो है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट माना जाए अगर हम बाकी तेल देखें तो ऐसे में अगर पूरी दुनिया में मांग तेल की कम है तो क्या एलपीजी पर किसी तरह का संकट? नहीं, एक सही बात आपने कहा, सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो क्रूड ऑयल से बाकी कई प्रकार की कमोडिटी बनती है, उसमें से एलपीजी हम भारत में अपने रिफाइनरियों की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग हमारी जो ज्यादा खपत होती है डीजल पेट्रोल, इसको हम बनाते हैं। निश्चित रूप में आपका जो असेसमेंट सही है। जब बाजार में भी डिमांड ही नहीं रहा है, तब एलपीजी की कैसे आपूर्ति हो रहा होगा। इसीलिए हमारी जो अच्छे संबंध है पड़ोसी देशों के साथ, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के साथ, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतार, ऐसे सारे देशों में हम पहले से इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब भी प्रधानमंत्री जी ने पहले प्रारंभिक दिनों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं की घोषणा किया, उसमें एलपीजी को और उज्ज्वला को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और कुल मिलाकर हमें मालूम था डिमांड बढ़ेगी। हम लोगों ने अपने संपर्कों को यूज करते हुए उन देशों से हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारी रिफाइनरी से जो आपूर्ति घटेगी और हमारी जो बढ़ी हुई डिमांड, अभी जैसे अभी इन दिनों में पेट्रोल डीजल की खपत अप्रैल महीने में लगभग उड़ चुका है, नगण्य हो चुका है। उस समय में एलपीजी की डिमांड 20-25%, उसको पूरा उस सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए हमने अपना इंपोर्ट भी बढ़ाया और हमारी नेटवर्क को पूरा चूज करके रखा है। पर ये जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े, एक तरफ पता चला कि पूरी दुनिया में तो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके बाद टैक्स पे टैक्स लगते चले गए। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज है उसमें सबकी जेब कट के ही वहां पर जाए। देखिए, कहीं हम लोगों ने कोई बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला है। जब डिमांड ही नहीं रहा था, तब उसको ध्यान में रखते हुए हमने मार्च से थोड़ा पेट्रोल की दामों में अपना जो मार्केटिंग फ्रीडम की प्रैक्टिस है, जो नीति है, उसमें एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्राइस को, हमें मालूम है आज के दिनों में जो एक अबनॉर्मल प्राइस हमारे सामने है, ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं है। डिमांड जब फिर आएगी, फिर दाम आज यूजुअल होने की ओर जाएगा। उस समय में ध्यान में रखते और दुनिया की चैलेंज को सामने करते हुए, जब दिक्कत रहती है आदमी अपना जेब को टाइट करता है और उसको खर्चा फूक के करता है। हमने कुछ पैसा बचाया तो आज अर्थनीति को गति देने में, लोगों को और सेवा करने में, कोरोना की हेल्थ केयर सिस्टम, कोरोना में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना में गरीबों को मदद करने में ये काम पे आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी हमसे बातचीत करने के लिए और लोगों को यह आश्वासन देने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन 4 के बारे में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन लोगों को अभी और डिटेल्स का इंतजार है और इस तरह के आश्वासन से घर से निकलने से पहले उन्हें काफी सुकून मिल सकता है। बहुत धन्यवाद। चलिए अब जरा इस कोरोना काल की सबसे बड़ी लड़ाई की बात कर लेते हैं, वो लड़ाई जो अमेरिका और चीन के बीच हमेशा नजर आती है। दरअसल कोरोना की सबसे बड़ी जो कीमत है वो अमेरिका जैसे देश ने ही चुकाई है। दुनिया भर के अगर हम संक्रमण के आंकड़े देख लें तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका का आता है। जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका को चुकाना पड़ा है। तो इन सारी चीजों के कारण जिस तरह के तल्ख बयान अमेरिका की तरफ से आते रहते हैं उसकी एक नई किश्त भी सामने आई है। जिस तरीके से दुनिया के 45 लाख मामलों में 14 लाख मामले अमेरिका के रहे, 3 लाख मौतों में 86,000 से ज्यादा अमेरिका के लोग रहे। अमेरिका चीन को जिम्मेदार मानता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से रिश्ते तोड़ने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात नहीं करेंगे। अमेरिका चीन से सारे रिश्ते तोड़ सकता है और उसका पूरा जोर चीन से कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई करने पर है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में चीन के अच्छे दिन पूरी तरह खत्म हो जाएं और अमेरिका में इसकी भूमिका बननी शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए अमेरिकी सांसद टॉम टिलिस ने एक 18 पॉइंट वाला प्लान भी तैयार किया है। इसमें 2 सबसे बड़े सुझाव ये हैं कि चीन से मैन्युफैक्चरिंग चेन को शिफ्ट किया जाए, सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता को धीरे धीरे खत्म किया जाए और भारत, वियतनाम और ताइवान से संबंध मजबूत किए जाएं। अमेरिकी सांसद ने चीन के खिलाफ जो सुझाव दिए हैं उनमें चीन की घेराबंदी करने वाली कई बातें हैं। अमेरिकी सांसद ने सुझाव दिया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से अपील की जाए कि चीन से 2022 के विंटर ओलंपिक की मेजबानी छीन ली जाए। जापान और दक्षिण कोरिया को अमेरिका से रक्षा उपकरण खरीदने का प्रस्ताव दिया जाए। चीन से होने वाली हैकिंग को नाकाम करने के लिए साइबर सुरक्षा मजबूत की जाए। चीन पर तरह तरह के सैंक्शंस और प्रतिबंध लगाए जाएं और कोरोना पर चीन से के झूठ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग की जाए। अमेरिका का ये रुख एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि चीन अमेरिका के सांसदों और ट्रंप की इन हरकतों को हल्के में ले रहा है और ट्रंप पर तरह तरह के कटाक्ष कर रहा है। किस तरीके से चीन और अमेरिका के बीच ये तमाम लड़ाई बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया की 2 महाशक्तियों के राष्ट्रपति आपस में लगातार टकरा रहे हैं। टकराव इस बात पर है कि चीन कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की जिम्मेदारी लेगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक इस अंदाज में बात कर रहे थे जैसे चीन के खिलाफ सबूतों की फाइल उनकी टेबल पर पड़ी है। लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बड़ा वार किया है। ट्रंप ने चीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि चीन ने उन्हें मायूस किया है और अमेरिका और चीन सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। I mean, you could also stop doing business with them. That's one thing. You spoke to Xi Jinping? I have a very good relationship, but right now, I don't want to speak to him. I don't want to speak to him. चीन के सरकारी मीडिया ने पहले ट्रंप की इस बात को पागलपन कहा। फिर चीन का एक दूसरा रूप सामने आया। उसने अमेरिका से समझौता करने और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरा सहयोग देने की बात कही है। इस बीच चीन के मंत्री अमेरिका को यह भी सलाह दे रहे हैं कि वो अपने लोगों की फिक्र करे और उनके प्रति जिम्मेदार बने। 我们希望美方本着公开、透明、负责任的态度，及时回应本国人民的关切，切实采取有效措施，维护好本国人民的生命安全和身体健康，而不是一味的甩锅推责。 पिछले कुछ हफ्तों से चीन के खिलाफ ट्रंप बेहद हमलावर मूड में है। वो चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका के कई सीनेटर और विश्लेषक भी चीन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण का आर्थिक पहलू भी है। हालांकि ट्रंप ये चाहते हैं कि इस वायरस की वजह से जो कीमत उन्होंने चुकाई है वो चीन से ही वसूली जाए। They should have never let this happen. So I make a great trade deal, and now I say,
It just doesn't feel the same to me. The ink was barely dry and the plague came over, and it doesn't feel the same to me. They will buy 250 billion. They said somewhere I see they'd like to renegotiate the deal. We're not going to renegotiate. I mean, I've had people, friends, they have the flu and they're sick, they don't feel good. And you call up, how you doing? 3 days, 2 days, a week later, they're fine. Nobody ever said they died. But I've lost 5 people that I know. 2 people were very good friends of mine. And you call up 2 days later, how are they doing? Sir, they're in a coma. I said, they're in a coma. अमेरिका इस बात की पुष्टि कर चुका है कि वो चीन में अमेरिकन पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट से अपने अरबों डॉलर्स निकाल लेगा। यदि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना से अपने रिश्ते खत्म करते हैं तो जाहिर है कि ये 2 सबसे बड़े देशों के सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते हैं। यूएस और चाइना के बीच में 659 बिलियन डॉलर्स का पर ईयर का ट्रेड होता है, और यदि ये जो ट्रेड जो है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो समाप्त करते हैं तो इससे चाइना की इकोनॉमी भी बैडली हिट होगी और अमेरिका की इकोनॉमी भी बैडली हिट होगी। उन्होंने अब पूरा साफ कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उनके सेनेटर्स, उनके लोग, उन सब जो हैं अब चाइना से बहुत दुखी हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि चाइना के साथ रिश्ता तोड़ा जाए। स्पेशली जो इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल बेस जो है उसको सारा का सारा जो है वहां से शिफ्ट किया जाए। वायरस कहां से फैला, इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच आरोप प्रत्यारोप की एक पूरी चेन है। माना यह जा रहा है कि वायरस वुहान शहर के वेट मार्केट से फैला है, जहां चमगादड़ों को बेचा जाता था और भोजन के रूप में उनका सेवन किया जाता था। लेकिन अब लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी पर पूरी दुनिया ज्यादा जोर देने लगी है। चीन ने वेट मार्केट से वायरस फैलने का दावा किया, अमेरिका ने लैब से वायरस लीक होने का दावा किया। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिकी मिलिट्री ने चीन तक इस वायरस को पहुंचाया। ट्रंप ने इस आरोप को खारिज किया। अमेरिका ने लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी को पुख्ता करने के लिए 2018 के दस्तावेजों का दावा किया। चीन ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने चीन के खिलाफ सबूत होने का दावा किया और जब चीन नहीं झुका तो रिश्ते तोड़ने की बात कह दी। Well, they could have done it, and I'm just saying, well, one of two things happened. They either didn't do it, and they couldn't do it from a competent standpoint, or they let it spread. इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ ट्रेड डील का फेज 1 किया था, जिसके तहत अमेरिका ने चीन से कहा कि वो विकासशील देश होने का दम भर के रियायतें नहीं ले सकता, अतिरिक्त उसे अमेरिका से ज्यादा चीजों का आयात करना होगा। लेकिन उसके बाद चीन ने कोरोना का बहाना करके आनाकानी करनी शुरू कर दी। अमेरिका इसी का करारा जवाब दे रहा है। कोरोना से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा और अमेरिका में 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका चाइना से मांग कर रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला की जांच करने की इजाजत दे, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। इससे अमेरिका का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चीन के खिलाफ एक बिल भी पास किया है। अमेरिका अब हर उस मुद्दे की तलाश में है जिससे चीन पर वार किया जा सके। आज तक ब्यूरो। चलिए, चीन अमेरिका की लड़ाई को एक तरफ रखते हैं और कोरोना के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई की बात करते हैं। और यहीं पर एक अच्छी खबर है। आपको खबरदार में हम लगातार जानकारी देते हैं कि किस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, क्या नतीजे निकल रहे हैं। तो वो सुपर वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिसके ट्रायल्स चल रहे थे, वहां से एक बेहद अच्छी खबर आ रही है। दरअसल जब भी किसी वैक्सीन के ट्रायल होते हैं तो जानवरों पर पहले, उसके बाद इंसानों पर देखने के लिए मिलते हैं। तो जानवरों का जो ट्रायल हुआ उसमें 6 बंदरों पर इस वैक्सीन को ट्राई किया गया। ये पाया गया कि ये काम कर रही है। 13 मई तक 1000 लोग इस वैक्सीन के इंसानी ट्रायल में भी शामिल हो चुके हैं। रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 6 बंदरों को कोरोना वायरस की भारी डोज देने से पहले उन्हें यह टीका लगाया गया। टेस्ट में यह पता चला कि कुछ बंदरों के शरीर में यह टीका लगने के 14 दिन के अंदर एंटीबॉडीज, यानी जो कोरोना से लड़ेंगे, वो विकसित हो गई, जबकि कुछ बंदरों में एंटीबॉडीज विकसित होने में 28 दिन लगे। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद इस वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़ों को नुकसान से बचाया, वायरस को शरीर के अंदर फैलने, अपनी संख्या बढ़ाने से रोका, लेकिन वायरस नाक के आसपास सक्रिय दिखाई दे रहा है। अब लंदन स्कूल ऑफ
हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन इवांस ने कहा है कि बंदरों पर रिसर्च के बाद जो नतीजे आए हैं वो एक अच्छी खबर है और इसी के साथ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के रास्ते का एक बड़ा स्पीड ब्रेकर पार हो गया है। वैसे तो टीके के ट्रायल में उसका बंदरों पर सफल होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कई टीके ऐसे रहे हैं जो लेबोरेटरी में बंदरों की रक्षा कर लेते हैं लेकिन बाद में इंसानों की रक्षा करने में फेल हो जाते हैं। अब आने वाले दिनों में इस वैक्सीन का एक बड़ा रिव्यू करवाया जाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में वो किसी न किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 से ज्यादा टीकों पर काम चल रहा है। आमतौर पर एक टीका विकसित करने में 10 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के बड़े दायरे को देखते हुए तमाम वैज्ञानिक इसके टीके को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको जरा हम सिंगापुर लेकर चलते हैं, क्योंकि कोरोना के समय में बड़ी दिलचस्प खबरें कहीं कहीं से आती हैं। तो सिंगापुर के इस रोबोट को जरूर देखिए। ये जो रोबोट है ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला रोबोट है। अगर इसे ऐसा लगता है कि 2 लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं तो उसके बाद वो उसे लागू भी करवा देता है। इसे सिंगापुर के पार्कों में तैनात किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये एक रोबोटिक कुत्ता है और कोरोना के दौर में इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ये सिंगापुर में इस बात की निगरानी कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। स्पॉट रोबोट को सिंगापुर के बिशेन एंग मो कियो पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए तैनात किया गया है। For those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. इस रोबोट को अमेरिकी कंपनी बोस्टन डायनामिक्स ने बनाया था और आजकल सिंगापुर नेशनल पार्क्स बोर्ड 2 हफ्ते के लिए इसका ट्रायल ले रहा है, ताकि अलग अलग पार्क्स में इंसानों को तैनात न करना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होता रहे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये काम कैसे करता है, तो आपको बता दें कि स्पॉट रोबोट में ऐसे कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं जो इस बात का पता लगा लेते हैं कि किसी पार्क में एक समय पर कितने लोग मौजूद हैं। ये रोबोट जरूरत पड़ने पर स्पीकर के जरिए घोषणाएं भी करता है। इसमें ऐसे सेंसर भी लगे हैं जो 2 लोगों के बीच की दूरी को नाप लेते हैं और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे होते हैं ये रोबोट उनकी पहचान कर लेता है। Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. बोस्टन डायनामिक्स ने इस रोबोट को 2016 में दुनिया के सामने पेश किया था। ये सीढ़ियां चढ़ सकता है और मुश्किल परिस्थितियों में भी चल सकता है। इसे लंबी दूरी से ऑपरेट किया जा सकता है। 2018 में स्पॉट रोबोट का ये वीडियो वायरल हो गया था। तब दुनिया इस रोबोट की दरवाजा खोलने की क्षमता देखकर हैरान रह गई थी। इस रोबोट में टीम वर्क की भी काबिलियत है। पिछले साल ये अद्भुत वीडियो आया था जिसमें 10 स्पॉट रोबोट एक ट्रक को खींच रहे थे। और अब ये रोबोट कोरोना के संकट काल के बाद इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार और अब हम आपको महाराष्ट्र के आंकड़े जरा कोरोना से जुड़े हुए दिखा देते हैं, क्योंकि समूचे देश में सबसे अधिक संक्रमण अगर किसी एक राज्य में है तो वो महाराष्ट्र ही है। 29,000 कुल संक्रमितों का आंकड़ा वहां पर पहुंच गया है, जो कि अगर बाकी सभी राज्यों को देख लें, दूसरे नंबर के राज्य को भी देख लें तो बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा भी 1000 को छू चुका है। धारावी का जो इलाका है वो लगातार महाराष्ट्र के लिए और खासकर मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। धारावी में अभी तक संक्रमितों का आंकड़ा 1000 को छू चुका है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।